हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मानक फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है जो मई 24 में एग्जाम देने वाले उनके लिए सर आरटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आरटीपी के इनकम टैक्स के सर केस सिनेरियो और एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए। ठीक, अब अपन आरटीपी के जो आगे के क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इनकम टैक्स के, वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में सर जीएसटी का कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान देना, फोकस करना आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सर, क्योंकि बहुत सारे जो केस सिनेरियोस और एमसीक्यू थे ना, वो बहुत सारे अमेंडमेंट को कवर किए। तो लेट्स सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे हैं, क्या है और क्या कवरेज करते हैं। इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अमेंडमेंट लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हो। रिविजन लेक्चर्स हर वेडनेसडे को अपलोड हो जाते हैं, तो वो आप जरूर देख लो। ठीक है, साथ बने रहो चैनल में एंड तक, आपको हर एक चीज यहाँ पर प्रॉपर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलता है देखते हैं। व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस रीता एंड हर टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो अपन को रीता की रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। ध्यान देते हैं सर। मिस रीता एन इंडियन सिटीजन, पहले तो ये इंडियन सिटीजन है, ये हमारे लिए बहुत काम की चीज होती है सर। एंड एन एमबीए फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, was employed in AFL LLP of country A, दूसरी कंट्री में है ना, since June 2016. She came to India on 15/11/2023 and joined as a CEO of AutoFit Limited. ठीक है, Miss Rita was in India. ठीक, Miss Rita was in India before she left for overseas education in May 2012. उससे पहले वो इंडिया में थी and was subsequently employed outside India and never visited India thereafter. एक बार वो इंडिया से बाहर गई, वहीं पर एम्प्लॉयमेंट हुआ, उसके बाद वो इंडिया वापस आई भी नहीं। देयर इज नो इनकम टैक्स इन कंट्री ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही लाइन तो आपको बता रही है सर। मैंने रेगुलर क्लासेस में जब पढ़ाया, हर टाइम एक स्टूडेंट को ये बात सिखाई थी सर, कि जब भी ये लाइन मिले कि सर देयर इज नो tax liability in that country or he is not liable to pay tax in that country, इससे पता चलता है सर कि ये डीम्ड रेसिडेंट वाली बातें हैं सर। इससे ये पता चलता है, याद आया सेक्शन 61A, यहां से पता चलता है डीम रेसिडेंट वाली बातें। ठीक है, शी हैज अर्नड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 2,40,000 नेट इन कंट्री ए and salary income from AFL LLP of 15 lakh from the up to the date of her return to India in the financial year 23-24। मतलब ये कंट्री ए से ये सब इनकम कमाई है। हमें तो डीम्ड रेसिडेंट के लिए 3 कंडीशन चेक करनी है। एक इंडियन सिटीजन, यस शी इज एन इंडियन सिटीजन। दूसरा, उस कंट्री में वो टैक्स वगैरह पे नहीं करती है, यस उस कंट्री में कोई टैक्स वगैरह की बात नहीं है, नो इनकम टैक्स इन कंट्री है। तीसरा, सर उसकी इनकम इंडिया से 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अब ये 15 लाख वाली ही चीज हम ढूंढ रहे हैं सर। सैलरी इनकम ऑफ मिस रीता फ्रॉम ऑटोफिट लिमिटेड up to 31st March 2024 is 13,50,000 and she earned a dividend of 3 lakh from the shares of an Indian company। लो भाई, मिल गई उसकी इंडिया की इनकम। कितनी कितनी है सर? 13,50,000 प्लस उसकी सर डिविडेंड इनकम कितनी है? 3 लाख। इसको क्या हो गया, लिखा क्यों नहीं रहा ढंग से सर? ये हो गया 16,50,000। ये टोटल इनकम हो गई। क्या ये इनकम 15 लाख से एक्सीड कर गई? यस 15 लाख से एक्सीड कर गई। तो क्या रीता रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गई? यस, रीता रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गई, क्योंकि डीम रेसिडेंट के केस में हम पढ़ के आए सर, रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाते हैं। आया समझ? ये बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन था। वो चेक कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट को ये लाइन से क्लिक करता है कि डीम रेसिडेंट वाली कंडीशन चेक करना है सर। ठीक है, बाद में बोल रहा है सर उसकी टोटल इनकम क्या होगी। सिंपल सी बात है सर, यही उसकी टोटल इनकम हो जाएगी 16,50,000। सर क्या ओवरसीज इनकम इंक्लूड नहीं होगी? नहीं, ओवरसीज इनकम जो है वो एनी अदर सोर्स है, बिजनेस से नहीं है, इसीलिए वो इंक्लूड नहीं होगी। और ना ही वो इनकम इंडिया में एक्रू हो रही है, ना ही वो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। समझ आया? तो इसकी टोटल इनकम भी कितनी हो जाएगी? 16,50,000। क्लियर हुआ? समझ आया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ एक सेकेंड, हाँ आओ देखो क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दो। पहले नीचे कभी भी क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये पहले पढ़ लिया करो। देखो क्या लिख रहा है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राज अंडर बोथ टैक्स रिजिम। बोथ टैक्स रिजिम मतलब समझ रहे हो सर? आपसे 115 बीएससी के हिसाब से भी चाहता है और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से भी चाहता है। चलो भाई ठीक है, ओके देखते हैं भाई क्या इनकम है। Mr. Raj, a resident in India, owns 2 house property, one in Delhi
एंड अनदर इन कानपुर। ठीक है भाई, द प्रॉपर्टी इन कानपुर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, वेरी नाइस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, मैं आपको कुछ बातें याद दिलाता हूं, फिर हम आगे पढ़ लेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। जब अपन 115 बीएससी के हिसाब से चलते हैं ना सर, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाते हैं। ये मैं आपको इसलिए अभी याद दिला रहा हूं क्योंकि जब आगे मैं ट्रीटमेंट करूंगा तो आपको ध्यान रहना चाहिए बात कि सर 115 बीएससी के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट नहीं क्लेम कर सकते आप। बाकी जगह तो आप क्लेम कर लो सर। इवन इवन डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर पाओगे सर 80 EEA की, इन केस ऑफ 115 बीएससी। समझ रहे हो 115 बीएससी का इंपैक्ट है ये। ठीक है, बाय मिस्टर राज, हाउ एवर द प्रॉपर्टी इन दिल्ली इज लेट आउट। थैंक यू, ये लेट आउट है सर। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, बट 115 बीएससी में तो अभी भी 80 EEA की डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे सर। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर द पर्टिकुलर ऑफ द डेली हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 आर एज फॉलोज। देखो सर, आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, रेंट रिसीव दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर राज, मतलब भाई ओनर ही पे कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड, ओनर पे कर रहा है 5% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। तो अपन हायर लोअर खेल लेंगे। ठीक है, एक काम करें क्या, निकाल ही लेते हैं ना साथ साथ। ठीक है, कानपुर वाला इधर लिख लेते हैं, कानपुर वाला हाउस। ठीक है, मैं पूरा फॉर्मेट से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, पूरा फॉर्मेट से नहीं बना रहा हूं, अदरवाइज उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं आपको एक रफ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, एक मेन कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। मेन मैं आपको ये बताना चाहता हूं किस पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना है सर। ठीक है, तो सर कानपुर वाला हाउस तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसकी तो एनुअल वैल्यू नील है। दिल्ली वाला लेट आउट है, तो सर अपन क्या करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में विच एवर इज हायर। हायर कितना हो जाएगा 2,05,000, उसको कंपेयर किससे करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में विच एवर इज लोअर। तो सर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कानपुर वाले का तो डैश सर 1,72,000 आ जाएगा दिल्ली वाले का। ठीक है, अगर आप बोलो तो ये हम एक काम करते हैं, इसको 115 बीएससी के हिसाब से निकाल लेते पहले, फिर मैं आपको नॉर्मल के हिसाब से भी बता दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है सर। ठीक, फिर है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, कानपुर में तो डैश, दिल्ली वाले में है ना सर 15,000 एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल है, 15,000 इंटू 12 करना पड़ेगा, 15,000 इंटू 12, ये आ रहा है 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा GAV, इसका तो डैश ही होगा सर, नील होता है, ये दोनों में विच एवर इज हायर, तो ये हमारा GAV आ गया, माइनस म्युनिसिपल टैक्स। सर पहले कानपुर वाले में तो डैश, सर यहां पर 5% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 2,05,000, इसका 5% कर लेते हैं, 2,05,000 का 5%, 10250, 10250, ये माइनस कर लेते हैं सर 1,80,000 से, ये आ जाएगा सर 169,750। ठीक है, ये हमारा आ गया NAV। ठीक है, यहां तक इसका नील है और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब माइनस होता है इसमें सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इस केस में तो नील है, इसका 30% कर लेते सर, इसका 30, अरे यार 169, ये क्या हो गया 169,750, इसका 30%, 50,925। ठीक है, माइनस इंटरेस्ट भी तो आता है सर। ठीक, इंटरेस्ट के लिए देखना पड़ेगा सर, आगे पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर राज ऑन 10/6/2023। ठीक है, फॉर कानपुर हाउस इज 3,500। सर कानपुर वाला हाउस तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में सर म्युनिसिपल टैक्स माइनस ही नहीं होता। मिस्टर राज हैज टेकन अ लोन ऑफ 35 lakh of from SBI of 35 lakh at the rate of 12% in April 2021 for the purchase of Delhi House। Delhi House कौन सा है सर, लेट आउट वाला हाउस है, याद रखना सर, Delhi House कौन सा है, लेट आउट हाउस है। तो उसके लिए इसने लोन लिया कितने का, 35 लाख का, कितने परसेंट पे, 12% में। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, दिल्ली वाले घर के लिए लोन लिया भाई ने। ठीक है, और सर लोन की अमाउंट कितनी है 35 लाख एट द रेट ऑफ 12%। सर कब लिया, अप्रैल 2021 में। ये क्यों लिख रहा हूं पता है, प्री और पोस्ट के लिए, हो सकता है प्री का भी इंटरेस्ट हो,
फॉर द परचेज ऑफ डेली हाउस। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दिस हाउस वाज 40 लाख। एक बात याद रखना, आज एक चीज सिखाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा। जब ये आपको क्वेश्चन में जानबूझ के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देना, तो आप समझना इस बात को कि वो चाहता है कि आप ना डिडक्शन में 80 ई, 80 डबल ई ए, ये दोनों डिडक्शन में से कोई तो डिडक्शन सोचो इंटरेस्ट के लिए, तभी वो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रहा है। नहीं अगर सोचवाना होता आपको ये डिडक्शन ना, अगर उसको ये डिडक्शन से मतलब नहीं होता ना, तो वो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं देता। वो दिया है ना, इसका मतलब वो चाहता है कि आप डिडक्शन 80 ई ए वाली भी सोचो और उसको भी लेके ट्रीटमेंट करो। आ रही है मेरी बात समझ? सर आपको ये छोटी बात लग रही है, बट एग्जाम में ना ये चीज क्लिक नहीं करती, छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है सर। ठीक है, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस दे दिया है 40 लाख। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर राज परचेज अ प्लॉट इन कानपुर। अच्छा, ये कानपुर वाली कहानी चालू हो गई। ठीक है, कानपुर वाली कहानी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम एक काम करते हैं, वो जो दिल्ली वाले घर का है उसका कर लेते हैं सर। तो 35 लाख का 12%, इसको इधर लिखता हूं मैं। हाँ सर, 35 लाख का 12%, ये आ रहा है सर 4,20,000। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, इस क्वेश्चन की ये जान है। सर 4,20,000 का इंटरेस्ट है, दिल्ली वाली हाउस प्रॉपर्टी तो लेट आउट है, तो हम 4,20,000 का पूरा इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ? अब एक स्टूडेंट सोचेगा सर एक बात बताओ, ऐसा भी तो कर सकते हैं, 1,50,000 अपन 80 ई में क्लेम कर ले। मैं बोला गलत नहीं सोच रहे हो आप, सोच परफेक्ट रहे हो, पर दिक्कत क्या है पता है, अपन ने 115 बीएससी ऑप्ट किया है, और जब अपन 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हैं ना सर, तो आपको 80 सी से लेके 80 यू तक की डिडक्शंस नहीं मिलती है। कुछ चीजों की मिल जाती है, बाकी नॉर्मली डिडक्शंस नहीं मिलती है। तो अब आप 80 ई ए क्लेम तो नहीं कर पाओगे, तो क्लेम नहीं कर पाओगे, तो इससे स्मार्टनेस ये बोलती है कि 4,20,000 बेटर है यही क्लेम कर लो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप वहां 1,50,000 क्लेम ही नहीं कर पाओगे, तो लेके जाके क्या करोगे? बेटर है 4,20,000 यही क्लेम कर लो। तो सर अपन क्या करेंगे, यहां पर इंटरेस्ट लिखेंगे सर 4,20,000। आया समझ? ये इसका इंटरेस्ट माइनस होगा, इसको कर लेते हैं 169, अरे यार 169,750 माइनस 50,925 माइनस 4,20,000, तो ये मेरा आ रहा है सर 30,11,750। ये मेरा लॉस आ रहा है। ठीक है, ये मेरा लॉस आ रहा है। अब आपको एक मस्त वाली बात बताता हूं, अपन 115 बीएससी लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसने कानपुर वाले, अच्छा कानपुर का पढ़ते हैं फिर आपको मजेदार ट्विस्ट बताता हूं। मिस्टर राज परचेज अ प्लॉट इन कानपुर इन May 2021 एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कानपुर हाउस वाज बिगिन इन जून 2021। जून 2021 में बिगिन हो गया एंड वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2022। ओके भाई, Mr. Raj took a loan of 25 lakh at the rate of 10% on 1/7/2021 for the construction of this house, and no repayment has been made done so far for both the loans. दोनों लोन का अभी तक कोई रिपेमेंट हुआ नहीं है। अब मैं आपको बताऊं 115 बीएससी कर रहा हूं ना, तो मेरे लिए दुनिया आसान है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सर 115 बीएससी के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, कानपुर में कोई इंटरेस्ट माइनस होगा ही नहीं। कानपुर में कोई इंटरेस्ट माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि 115 बीएससी के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। तो यहां तो हो जाएगा डैश। तो आईएचपी से आपका, आप आईएचपी की इनकम निकालें, आईएचपी से आपका फाइनली क्या होगा, दिल्ली वाले घर का लॉस आ जाएगा। ये मैं 115 बीएससी के हिसाब से चल रहा हूं। ठीक है, अभी पूरा 115 बीएससी के हिसाब से, फिर नॉर्मल के हिसाब से बता दूंगा। ठीक, इसके बाद आगे और बढ़ते हैं सर। आगे क्या दिया हुआ है देखो। During the previous year 23-24, Mr. Raj has earned a salary income of 18 lakh. Oh wow, salary income 18 lakh है भाई। अब बात ये है, अगर 115 बीएससी लेते हैं तो सर सैलरी इनकम जो है इसकी वो 18 लाख है। सर क्या इसमें 50,000 माइनस होगा? यस, यही तो अमेंडमेंट है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस होगा। तो इनकम कितनी हो जाएगी सर? 17,50,000। अब इस क्वेश्चन का सबसे प्यारा पॉइंट ये है सर कि हमारे पास सैलरी में इनकम है, आईएचपी में लॉस है, क्या एडजस्ट होगा? अगर हम 115 बीएससी ऑप्ट करेंगे तो क्या सैलरी की इनकम और आईएचपी का लॉस एडजस्ट होगा? नो, नहीं होगा।
यही तो खास बात है, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही चीज तो इंस्टीट्यूट चेक करने वाली है कि सर अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हो तो उस केस में सैलरी की इनकम से आईएचपी का लॉस एडजस्ट नहीं होता। आईएचपी का लॉस आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे सैलरी की इनकम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट से कवर हुआ है और मैंने अमेंडमेंट शीट में ये चीज समझाया है अमेंडमेंट के लेक्चर में, प्लीज ध्यान देना। तो अगर मैं 115 बीएससी के हिसाब से चल रहा हूं तो राज की इनकम आ जाएगी 17,50,000, क्योंकि आईएचपी का लॉस का आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। समझ आया? हमसे क्या पूछा था? राज का टोटल इनकम ही तो पूछा था ना। कहां गया राज का टोटल इनकम? पूछा था ना। तो लो भाई, राज की टोटल इनकम हो गई 17,50,000 अगर हम 115 बीएससी के हिसाब से चले तो। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? अब अगर मैं इनकम टैक्स मतलब नॉर्मल वाले टैक्स प्रोविजन के हिसाब से चलूं, यहां पर लिख लेता हूं नॉर्मल, नॉर्मल टैक्स। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के हिसाब से चलूं तो सर कानपुर वाला हाउस और दिल्ली वाला हाउस, ठीक है, देखो एनएवी तक तो सेम है, एनएवी तक क्या ही छेड़ना सर। एनएवी इसकी नील है और इसकी हमने कितना निकाला सर? 169750, 169750 माइनस सर स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब इसमें तो डैश है, इसमें हमने माइनस की अमाउंट निकाली थी 50925, 50925, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में मजेदार कहानियां हैं, ध्यान से सुनना सर। अब नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के हिसाब से चल रहे हैं और नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के हिसाब से ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर इंटरेस्ट क्या यहां पर भी हम 4,20,000 क्लेम कर सकते हैं? यस, क्लेम कर सकते हो, कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप करोगे तो आपका लॉस कितना आ रहा था सर? पिछली बार देखे थे ना सर, 3,01,175। और आपको भी याद है आईएचपी के केस में लॉस मैक्सिमम आप कितना क्लेम कर पाते हो? 2 लाख। बैलेंस लॉस को आपको क्या करना पड़ जाता है? कैरी फॉरवर्ड। जब मेरे को पता है मैं इतना सारा लॉस करंट ईयर में क्लेम नहीं कर पाऊंगा और मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, तो मेरे पास तो 80 ई भी है सर डिडक्शन क्लेम करने के लिए, वहां पर भी मैं इंटरेस्ट क्लेम कर सकता हूं 1,50,000 का। आप समझो सर, ये आपसे स्मार्टनेस करवा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अगर एक स्टूडेंट 4,20,000 यहाँ क्लेम करता है तो वो क्या कर रहा है पता है? जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख दी है ना, उसको टोटली इग्नोर कर रहा है और इंस्टीट्यूट को ये बोल रहा है तुम डिडक्शन का जो बताओ हमें कोई मतलब नहीं, हम ध्यान ही नहीं देंगे। तो इंस्टीट्यूट बोलेगी भाई फिर मैं डिडक्शन के लिए वो 40 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख दी क्यों? सर अगर कोई चीज क्वेश्चन में दी हुई है तो उसका कोई रिलेवेंस होगा, ये बात आपको समझना होगा और ये बात सोचनी होगी, इसी चीज की तो आदत डालनी है सर। तो ये समझो, यहां पर मैं इंटरेस्ट पूरा क्लेम नहीं करूंगा 4,20,000, यहां पर मैं 4,20,000 माइनस 1,50,000, सर कितना हो रहा है? 4,20,000 माइनस 1,50,000, ये आ रहा है सर 2,70,000। इतना ही इंटरेस्ट क्लेम करूंगा मैं, इतना ही इंटरेस्ट क्लेम करूंगा। तो एक स्टूडेंट बोला सर ये कहां जाएगा? मैं बोले भाई ये 80 में जाएगा, वहां जाके क्लेम कर लूंगा 1,50,000। अब देखो यहां पर लॉस कम हो जाएगा सर, देखो कितना आ रहा है, ये दोनों माइनस होने वाला है ना, करो सब करेंगे सर, कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है सर 169,750 माइनस 50,925 माइनस 2,70,000, तो ये आ रहा है सर 151,175। अच्छा, इतने का लॉस आ रहा है। अब आप बात ध्यान से सुनो और समझो, क्या मैं इतने का लॉस दिल्ली वाले घर का क्लेम कर सकता हूं करंट ईयर में? यस, क्लेम कर सकता हूं। अभी अगर मैं यहां पर 3 लाख दिखाता ना तो भी मैक्सिमम लॉस कितना क्लेम कर पाता करंट ईयर में? 2 ही लाख क्लेम कर पाता। अब इतना पूरा लॉस क्लेम कर पा रहा हूं और इधर इंटरेस्ट की डिडक्शन का बेनिफिट भी ले जा रहा हूं। अच्छा, अभी तो कानपुर वाला हाउस है, अब अपन नॉर्मल टैक्स प्रोविजन से चल रहे ना, नॉर्मल टैक्स प्रोविजन से कानपुर के हाउस का भी इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसका भी इंटरेस्ट क्या क्लेम कर सकते हैं? यस, पर इसके इंटरेस्ट के लिए थोड़ी लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर प्री पोस्ट की कहानी है सर। देखो इसने कहा गया यार, कहा गया हाउस वॉज बिगन इन जून 2021 एंड वॉज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2022। तो सर कानपुर वाले हाउस के लिए तो सर इंटरेस्ट के लिए लड़ाई है। डेट ऑफ बोरोइंग क्या है? कहा है भैया? कहा गया, ठीक है, ये देखो डेट ऑफ बोरोइंग है 1/7/2021, 1/7/2021,
सर डेट ऑफ प्रीपेमेंट तो है ही नहीं। सर डेट ऑफ कंप्लीशन हमें बताया है, कंप्लीशन की डेट क्या है सर? दिसंबर। सर दिसंबर 2022। हम एक बात सीख के आए थे सर, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उस साल से पहले वाला फाइनेंशियल ईयर, देखो भाई ध्यान देना मेरे तरफ, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है सर? 22-23 में। इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है सर? 21-22। उसकी लास्ट डेट क्या होगी सर? सर 31 मार्च 2022 ये लास्ट डेट होगी। यहां तक का जितना भी इंटरेस्ट होगा ना सर, प्री का इंटरेस्ट होगा। तो सर मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरी डेट ऑफ बोरोइंग, देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं ये मेरी डेट ऑफ बोरोइंग है। डेट ऑफ बोरोइंग से लेके ये वाली डेट तक, डेट ऑफ बोरोइंग से लेके ये वाली डेट तक जितना भी इंटरेस्ट होगा ये मेरा होगा प्री का इंटरेस्ट। ठीक है, और इसके बाद का जो भी इंटरेस्ट होगा वो होगा पोस्ट का इंटरेस्ट। तो कितने महीने होंगे सर? अप्रैल मई जून हटा दो, तो ये हो गए 9 मंथ्स। तो सर लोन कितने का है? मेरा लोन है 25 लाख का लोन है, एट द रेट ऑफ 10% है, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा भाई, ये तो करना पड़ेगा। 25 लाख इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है सर 187,500। ये आया आपका प्री का इंटरेस्ट। ठीक है, और ये आप प्री का इंटरेस्ट एक बार में पूरा क्लेम नहीं करते हैं, अगर आपको याद हो तो डिवाइड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा है सर 37,500। ठीक है, और उसके बाद ये तो प्री का इंटरेस्ट हुआ, पोस्ट का भी तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो पोस्ट का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर? 25 लाख, उसका 10%। पोस्ट का इंटरेस्ट है 25 लाख, उसका 10%, तो ये आ जाएगा 2,50,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? प्लस कर लो 37,500, ये कितना हो जाएगा सर? 2,87,500। वाओ, आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर? 2,87,500। अब बात ये है सर, क्या इतना पूरा इंटरेस्ट हम क्लेम कर पाएंगे? नहीं सर, हम पढ़ के आए सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट आप मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो सर? मैक्सिमम 2 लाख क्लेम कर सकते हो। आ रही है बात समझ? बैठा दिमाग में? हम मैक्सिमम 2 लाख इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा इंटरेस्ट तो क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। अब आप समझो यही फायदा है किसका? 80EEA का यही फायदा है सर, 80EEA का यही फायदा हुआ सर। अगर नहीं होता तो समझो और कितना लॉस हो जाता, हमारा लॉस और बढ़ जाता। आ रही है बात समझ? तो सर कानपुर वाले हाउस से आपका लॉस आ जाएगा सर 2 लाख। ठीक है, और दिल्ली वाले हाउस का तो आपने लॉस निकाल लिया। ठीक, अब ये दोनों लॉस को ऐड कर लो, ये दोनों लॉस को ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा सर? एक 2 लाख है प्लस 151,175, ये आ रहा है सर 35,11,175। इतने का टोटल लॉस आ रहा है सर आपका आईएचपी से। और अपन नॉर्मल टैक्स प्रोविजन से चल रहे हैं। अब नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में हमने ये बोला था सर आप आईएचपी का लॉस मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो? 2 लाख। तो सर 2 लाख का आप मैक्सिमम लॉस क्लेम करोगे, बाकी हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, और आपके पास सैलरी की इनकम 17,50,000 तो है ही, तो उससे आप इसको एडजस्ट कर लो, उससे आप इसको एडजस्ट कर लो। तो सर सैलरी की इनकम 17,50,000, उससे अपन ने क्या किया, इसको मैं लिख ही लेता हूं, यहां माइनस कर लो भाई 2 लाख का लॉस आईएचपी का, तो ये कितना आ जाएगा सर? 15,50,000 माइनस 80EEA की डिडक्शन सर 1,50,000, तो ये कितना हो जाएगा सर? 15,50,000, 15,50,000 माइनस 1,50,000, ये आ गया सर 14 लाख। हाँ 14 लाख, ये इसकी टोटल इनकम आ गई। तो सर आपके सामने ये पूरा सॉल्यूशन, सिंपल सी बात। अब मेरे से कोई पूछेगा सर इस बंदे के लिए 115 बीएससी अच्छा है कि नॉर्मल प्रोविजन, तो मैं बोलूंगा भैया नॉर्मल प्रोविजन ज्यादा अच्छा है। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से इसका टैक्स आ रहा है 14 लाख, सॉरी इनकम आ रही है 14 लाख, और 115 बीएससी के हिसाब से इसकी इनकम आ रही है 17,50,000। तो आपके सामने डिफरेंसेस खुद है। सर छोटे छोटे पॉइंट से ध्यान रखने वाली बात, मेरे को जो लगता है एक आईएचपी का लॉस
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 115 बीएससी में उसका ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट, ये दो ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा अच्छे से समझना सर। और 2 लाख से ऊपर का लॉस आया तो उसका ट्रीटमेंट समझना। ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं, बट एग्जाम में ये छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करा देती है और मार्क्स कट जाते हैं सर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करी, एक एक चीज छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने की कोशिश करी, ताकि आपके दिमाग से एक भी बात स्किप ना हो और दिमाग में बैठे। आई होप समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ध्यान दो। 11 क्या बोलता है, पहले नीचे आके पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन, मतलब ये क्वेश्चन हमें कैपिटल गेन निकालने बोलेगा सर। आओ ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं। Mr. Rajkumar bought a residential house for 5 crore in March 2016. Okay. He entered into an agreement for the sale of the said residential house with Miss Nikita, not a relative, in July 2023 for 17 crore. ठीक है. The sale proceeds were to be paid in the following manner. 10% through account pay check. सर account pay bank draft on the date of agreement. ये मेरे लिए बहुत काम का सर, क्योंकि इसी के बेसिस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिसाइड होती है सर। तो मतलब एग्रीमेंट वाले दिन इसने कैश में काम नहीं किया है, तो सर एग्रीमेंट वाले दिन की अपन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे। अब बाकी ये आपको किसी भी दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। Nikita has handed over the possession of the property on 10/11/2023 and the registration process was completed on 5/2/2024. She paid the sale proceed as per the sale agreement. Okay. सर ये क्वेश्चन मतलब मैंने पास्ट एग्जाम में भी देखा है, इंस्टीट्यूट के मैट में भी देखा है, और मैंने ये क्वेश्चन अपने क्लासेस में भी कराया स्टूडेंट को, बस फिगर्स चेंज हुए। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द स्टैम्प ड्यूटी इन जुलाई 2023 वाज 19 करोड़। ठीक है, तो भाई जब एग्रीमेंट हुआ है जुलाई में तो एग्रीमेंट हुआ ना, हाँ ये देखो जुलाई 2023 में एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 19 करोड़। तो हमने एक बात सीखी थी सर, हम कैसे करते थे, सेल कंसिडरेशन प्लस 10%। चलो हमारी सेल कंसिडरेशन कितनी है, 17 करोड़, इसमें 10% ऐड करो, कितना हो जाएगा सर, 17 करोड़ प्लस 10%, तो ये आ जाएगा सर 18.7 करोड़। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है सर, हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है सर 19 करोड़, 19 ही है ना, आ गया हाँ 19 करोड़। तो आप ये चेक करो, क्या आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके बीच में फॉल करती है, नहीं सर इसके बीच में फॉल नहीं करती है। सर अगर नहीं फॉल करती है तो क्या ये इससे ज्यादा है, यस इससे ज्यादा है। अगर ये इससे ज्यादा है तो सर क्या ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही मेरी सेल कंसिडरेशन बन जाएगी, यस यही मेरी सेल कंसिडरेशन बन जाएगी। तो चलो क्वेश्चन में मुझे एक चीज तो मिल गई, सेल कंसिडरेशन 19 करोड़, ठीक है 19 करोड़। आओ आगे बढ़ते क्वेश्चन में। अच्छा कॉस्ट भी मेरे को पता है ना, 5 करोड़ है, माइनस एक्सपेंस क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो मेरा आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स क्यों सर, 2016 में लिया था, 16 से 23 लॉन्ग टर्म होता है सर, हम तो 24 महीने देखते हैं। 5 करोड़ इनटू, बाकी हम देख लेंगे सर, बाकी तो हमें देखना पड़ेगा, इतना हम पढ़े इतना हम कर लिए। आगे देखो, subsequently the stamp duty value authority has revised the values, hence the value of the stamp duty the value of the property for the stamp duty purpose was 20 करोड़। इससे हमें कोई मतलब नहीं है सर, रजिस्ट्री वाले दिन जो भी होगा। मिस्टर राजकुमार पेड 1% एज ब्रोकरेज ऑन द सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड, इससे मतलब है सर 7, अच्छा सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड, सेल कंसिडरेशन कितनी थी सर, 17 थी, ठीक है सेल कंसिडरेशन 17 थी, स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं। तो 17 करोड़ का 1% कितना हो जाएगा, 0.17 माइनस कर लेते सर, 19 माइनस 0.17 ये आ जाएगा सर 18.83। ठीक है चलो यहां तक तो पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। Subsequently to the sale, he purchased another residential house for 13 crore in Mumbai in March 2024. सर घर बेच के घर, याद है एग्जिबिशन 54, घर बेच के घर, कोई दिक्कत नहीं ले लेंगे सर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स, ओके सर। What would be the capital gain, if any, for the assessment year 25-26 if Mr. Rajkumar transferred the new residential house in December 2024 for 15 करोड़? जो नया घर 13 करोड़ में लिया था उसको 15 करोड़ में बेच भी दिया, तो क्या आपका मतलब रिजल्ट होगा। ठीक है हम देख लेंगे सर। तो CII दिया हुआ है, ये तो हमारे मेन काम की चीज है, 348 याद रखेंगे सर, नए वाले स्टूडेंट उनका CII 348 है, डिवाइडेड बाय 15-16 का कितना है 254 करना पड़ेगा इसको, 254, तो 5 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 254, ये आ रहा है सर 6.85। सर मैं राउंड फिगर में ले रहा हूं, इन केस अगर आंसर में थोड़ा बहुत वैरी किया
तो हो सकता है क्योंकि सर राउंड फिगर है ये चीजें। ये माइनस करेंगे इसको, माइनस, एक मिनट, 18.83 माइनस 6.85, ये आ रहा है सर 11.98। ठीक है, ये इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक, माइनस एग्जेम्पशन भी तो है। एग्जेम्पशन कितने की है सर? कहाँ गया? ये रहा, न्यू परचेज किया था 13 करोड़ में, वाओ। तो सर ये एग्जेम्पशन तो 13 करोड़ में परचेज किया ना, वेरी नाइस। अब आप बात ध्यान से सुनना, मजेदार बात बताता हूं, क्या मस्त बात है। और जितने स्टूडेंट अमेंडमेंट का लेक्चर नहीं देखे ना, वो स्टूडेंट यहां पर खत्म। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करके आएंगे पता है, यहां पर सीधा सीधा 11.98 माइनस करके आएंगे और डैश, ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक। क्योंकि ये अमेंडमेंट हुई है, और अमेंडमेंट ये हुई है सर कि अब आप सेक्शन 54 और 54F में एग्जेम्पशन जो है घर की, वो मैक्सिमम 10 करोड़ ले सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने ग्रीन कलर से दिखाया सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। तो सर 1.98 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल आ जाएगा सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति में इंपॉर्टेंट, ब्लड में बैठ जानी चाहिए बात सर। ये मैंने पहले भी बोला था अमेंडमेंट लेक्चर में कि इसको वो एग्जाम में टच कर सकते हैं सर, और बकायदा आरटीपी में इसका एक क्वेश्चन दे दिया। ऐसा नहीं है क्वेश्चन रॉकेट साइंस था, मैंने बोला ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हुआ था, बट ये एग्जामिशन वाले पॉइंट पे चेक कर लिया कि कितने स्टूडेंट है जिनको ये याद आ रहा है सर कि 54 में एग्जामिशन एंड 54F में एग्जामिशन के लिए मैक्सिमम लिमिट अब कितनी हो गई, जैसे 10 करोड़। प्लीज इसीलिए बोल रहा हूं अमेंडमेंट का लेक्चर्स देख लेना, अभी तक नहीं देखे हो तो फंस जाओगे सर। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल 1.98 करोड़ आ गया। बाद में सर इसी ने ये जो घर था इसको 15 करोड़ में सेल किया, बेचा है ना उसने, बाद में सेल किया है 15 करोड़ में। सर माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितनी माइनस करोगे सर? कॉस्ट कितनी माइनस करोगे? ये भी बड़ी मजेदार कहानी है सर। 13 करोड़ का घर था जिसमें से आपने 10 करोड़ की एग्जेम्पशन ले ली, तो सर आप मैक्सिमम कितना कॉस्ट क्लेम कर पाओगे? 3 करोड़, और ये तो शॉर्ट टर्म है सर। तो सर 12 करोड़ का क्या आ जाएगा आपका सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर शॉर्ट टर्म क्यों है? सिंपल सी बात है यार, देखो ना, मार्च से कितने में हो गया, दिसंबर, मार्च से दिसंबर तो शॉर्ट टर्म ही होगा ना सर। बहुत प्यारा पॉइंट, बहुत प्यारा अमेंडमेंट टच करके इंस्टीट्यूट निकल गई। मेरे हिसाब से स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए, एग्जाम में अच्छे चांसेस है इसके पूछने के सर। बड़े क्वेश्चन नहीं तो छोटे में कहीं एमसीक्यू में घुसा के पूछ सकता है इसको। ठीक है, आई बात समझ। ये आप लोगों का कैपिटल गेन का अच्छा क्वेश्चन था जो कवर हुआ। अब देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं, ध्यान दो सर। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार नीचे आ जाओ, नीचे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं सर। Compute the total income tax payable by Mr. Rajesh for the assessment year 24-25 under default tax regime, normal tax provision। बाप रे, ये क्वेश्चन आपसे बहुत मेहनत कराएगा सर। मतलब आपको 115 बीएसी भी निकालना है सर, 115 बीएसी के हिसाब से टोटल इनकम टैक्स पेबल निकालना है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकालना है। और एक बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन लोग कभी क्वेश्चन में ये चीज बोलते नहीं है, बट एक स्टूडेंट को ये चीज एग्जाम में ध्यान रखनी होती है कि जब आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चल रहे हो, और अगर आपकी इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर चले गई, मेरे को नहीं पता इस क्वेश्चन में जाएगी कि नहीं, अगर चले गई तो उस केस में सर आपको एएमटी भी अप्लाई करके निकालना होगा। अब वो तो अपन क्वेश्चन निकालते टाइम, सॉल्व करते टाइम चेक करेंगे कि सर जा रही कि नहीं 20 लाख से ऊपर। अगर चले गई तो एएमटी भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लमसम है, बहुत गजब लेवल पे प्रैक्टिस है, बहुत गजब, पूरा भयानक प्रैक्टिस कराने वाला है। चलो सर स्टार्ट करते हैं। अब तरीका ये है कि सर इसमें कोई स्टूडेंट अगर नॉर्मल प्रोविजन में, अगर मतलब देखो दो तीन टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से पहले निकालना चाहता है, फिर 115 बीएससी के हिसाब से। कोई 115 बीएससी के हिसाब से पहले निकालना चाहता है, फिर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। जैसे आप कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देते हैं सर। Mr. Rajesh is a working partner in Sunflower Associate, a partnership firm. ठीक है, Mr. Rajesh has contributed 15 lakh as capital in the firm. ठीक है भाई, 15 लाख contribute किया। देखो उसके बाद क्या दिया हुआ, पार्टनरशिप डीड ऑथराइज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 13% एंड ऑल्सो पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एट द रेट ऑफ 20,000 पर मंथ। आहा, गड़बड़ हो गया है सर। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट हम पढ़ के आए सर, 12% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको, तो आप तो इंटरेस्ट कितना क्लेम कर पाओगे सर? 12%।
तो सर देखो, यहां पर अपन लिखना चालू करें तो यहां पर अपन, क्या नाम है, राजेश है ना, अगर राजेश की इनकम निकालना स्टार्ट करें तो ध्यान दो, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर्स या अमाउंट या अमाउंट, ठीक है। अब देखो, अपन राजेश की अगर इनकम कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले, जो सबसे पहली चीज आपको करनी पड़ेगी सर वो है उसकी सैलरी की इनकम और इंटरेस्ट की इनकम। इंटरेस्ट की इनकम कितनी है सर, एट द रेट ऑफ 13% है, ठीक है। तो सर हमें तो 12% अलाउड है, तो इंटरेस्ट 15 लाख का 12% कितना हो जाएगा सर, 15 लाख का 12%, ये आ जाएगा सर 1,80,000, ठीक है ना। हाँ, और सर सैलरी इनकम भी है इसकी, सैलरी की इनकम कितनी है सर इसकी, 20,000 पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा सर, 20,000 इंटू 12 आ जाएगा 2,40,000, ठीक है। आगे बढ़ते सर, होल ऑफ द रेम्यूनरेशन इज अलाउेबल एज डिडक्शन, मतलब पूरी की पूरी रेम्यूनरेशन अलाउ हो गई है सर सनफ्लावर एसोसिएट्स को। इसका मतलब ये है कि ये जो रेम्यूनरेशन आपको दी जा रही है ना 20,000 पर मंथ, ये अलाउेबल रेम्यूनरेशन है, इसके बाद और लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको सिंपल बता रहे हैं, इतनी पूरी रेम्यूनरेशन इसको मिलेगी और ये पूरी टैक्सेबल होगी सर राजेश के हाथ में, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं, देखो, मिस्टर राजेश हैज सेट अप अ यूनिट इन एसईजेड इन मई 2017, हम बैठे हैं 23-24 में, तो कितने साल हो गए सर, 4 साल इधर के 3 साल उधर के, 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन चल रहा है सर, ठीक है। इसका बहुत रिलेवेंस है। द टोटल टर्नओवर, export turnover and net profit for the year ended 31st March 2024 were 1 lakh 20, 45 lakh, 7.5 lakh respectively. Out of the export turnover of 45 lakh, only 40 lakh has been received in a convertible foreign exchange. ये हम पढ़ के आए सर, 6 मंथ के अंदर जितना कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होता है उतना ही एक्सपोर्ट टर्नओवर में आता है। तो सर भले ही आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर 45 दिया हुआ है, पर हम कितना लेंगे, 40 लाख। आई बात समझ। तो अगर मैं इसको नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, पहले नॉर्मल के हिसाब से चल लेते हैं, फिर 115 बीएसी के हिसाब से चल लेंगे सर। तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से कैलकुलेट कर लूं तो यहां पर सर एसईजेड भी आ जाएगा। अब एसईजेड के केस में सर इनकम देखो, ये दोनों को ऐड करके मैं बाहर लिख लूं, कितना हो जाएगा, 1,80,000 प्लस 2,40,000, ये आ जाएगा सर 4,20,000, ठीक है। एसईजेड के केस में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 7,50,000, ठीक है भाई। प्रॉफिट, प्रॉफिट है 7,50,000, ठीक है, माइनस कितने की एग्जेम्पशन मिल जाएगी सर, 10AA, याद है ना सर, 10AA की एग्जेम्पशन भी तो मिलती है, और 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन है, याद रखना। तो कहां गया, 7.5 लाख प्रॉफिट है, 120 टोटल टर्नओवर है, और एक्सपोर्ट टर्नओवर 40 है, लिखते हैं सर 7.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 50%, क्योंकि 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो करना पड़ेगा सर, 7.5 लाख इंटू 40 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 50%, तो ये आ रहा है सर 1,25,000, ठीक है, 1,25,000, इतने की हम डिडक्शन क्लेम कर सकते सर। आ रही है मेरी बात समझ, सर एसईजेड का प्रॉफिट है ना, एसईजेड का प्रॉफिट में से 1,25,000 अपन क्लेम कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 7,50,000 माइनस 1,25,000, तो ये आ रहा है सर 6,25,000। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर 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 एक बात बताइए, आपने इसको यहां पर माइनस कर दिया डिडक्शन को 10AA की, सर क्या ये नीचे माइनस होता है, यस ये डिडक्शन नीचे माइनस होती है सर, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आप इस डिडक्शन को माइनस करते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट सर मैंने अभी रफ प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर करके बता दिया कि भैया देखो ये इसका ट्रीटमेंट है, आ रहा है समझ, ठीक है। आंसर आएगा सर, आंसर उससे भी टेली होगा, देखो आगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है,
During the previous year 23-24, Mr. Rajesh has commenced a business of warehousing facility for storage of edible oil. ओहो सर, एडिबल ऑयल क्या 35 एडी में कवर होता है? नहीं, 35 एडी में एडिबल ऑयल कवर नहीं होता है सर। ठीक है, द नेट प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस इज 7,50,000। ठीक है, द फॉलोइंग आइटम्स हैज बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अपन को नेट प्रॉफिट दिया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। यहाँ नेट प्रॉफिट दिया है सर हमको। ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया है 7,50,000। इसमें कुछ चीजें ऐड वाली है सर और कुछ चीजें लेस वाली है सर। ठीक है, ऐड और लेस दोनों आएंगे सर। चलो देखते हैं सर। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? डेबिटेड, मतलब ये सब चीजें डेबिट हो चुकी है, सब चीजों को हमने एक्सपेंस क्लेम किया है। देखो सर, पर्सनल ड्राइंग सर ये ऐड हो जाएगा। पर्सनल ड्राइंग कितना है? 70,000, इसको ऐड कर लो। ठीक है, उसके बाद है एडवांस इनकम टैक्स पेड। सर सेक्शन 40 डिसअलाउ करता है एडवांस इनकम टैक्स, याद है ना? पर्सनल ड्राइंग सेक्शन 37 डिसअलाउ करता है। ठीक है, ये सेक्शन के रेफरेंस से मैं आपको याद दिला रहा हूं। परचेज ऑफ वेयर हाउस बिल्डिंग ऑफ 10 लाख फॉर द परचेज ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। सर परचेज ऑफ वेयर हाउस बिल्डिंग फॉर एडिबल ऑयल, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, इसको आप ऐड कर लोगे परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, 10 लाख ऐड कर लोगे, पर सर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे सर। 10% ऑफ 10 लाख कितना आ जाएगा सर? 1 लाख। सिंपल। फॉलोइंग आइटम्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस। वाओ, इंटरेस्ट दिया हुआ है सर, ये यहां नहीं आता है सर, इसको यहां पर अपन लेस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग पोस्ट ऑफिस वाला है भाई, तो कितना इंटरेस्ट है? 15,000। याद रखना, इसको अपन आईयूएस में इनकम भी दिखाएंगे, तो एक काम करते हैं साथ साथ तुरंत तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं सर। ठीक है, गड़बड़ नहीं होगी सर। यहां लिख लेता हूं मैं आईयूएस की ट्रीटमेंट। आईयूएस में सर इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अब यहां पर मैं 15,000 पूरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पता है आपको 3,500 की एग्जेम्पशन है इंडिविजुअल के लिए। याद है ना सर, अपन पढ़ क्या है सर? 10-15 में, सेक्शन 10-15 में एग्जेम्पशन है 3,500 की, तो ये 15,000 माइनस 3,500, ये आ जाएगा सर 11,500। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये यहां नहीं आता है सर। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना है सर? 20,000, इसको यहां ऐड कर लेंगे। सर मेरे हिसाब से ना स्टूडेंट को एग्जाम में साथ साथ तुरंत तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई स्टूडेंट क्या करते हैं पता है? बाद में ट्रीटमेंट करेंगे, बाद में लिख लेंगे, आईयूएस की इनकम बाद में लिख, वो बात कुछ नहीं होता है सर। लिटरली बता रहा हूं, आप बात करोगे ना भूल जाओगे कुछ ना कुछ। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, यहां लिख लो सर डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना मिला है सर? 32,000, इसको यहां ऐड, यहां पे लिख लेते हैं डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 32,000। ठीक है, उसके बाद और क्या बच गया? ये हो गया। और कोई ट्रीटमेंट बीच का तो नहीं छूटा? नहीं, इसके बाद बीच का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ही हैज पेड द प्रीमियम ऑफ 60,000 ऑन एलआईसी इन नेम ऑफ हर मैरिड डॉटर। लो भाई, अब यही एक सबसे बड़ा प्यारा सा पॉइंट है। ठीक है, द पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 1/10/2018 एंड द सम एश्योर्ड इज 5 लाख। भाई पहली बात तो हम ये पढ़ के आए हैं 1/4/2012 के बाद आप कितना परसेंट ले सकते हैं? मैक्सिमम 10% ले सकते हैं। ठीक है, अब ये बात है। उसके बाद बात ये है कि सर ये मैरिड डॉटर है, तो मैरिड डॉटर का हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये डिडक्शन हमें 80C में लेनी है। ये बात तो समझ आ रही है? तो सर मैरिड डॉटर कवर होती है कि नहीं होती है? यस सर, मैरिड डॉटर कवर होती है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल स्पाउस एंड चिल्ड्रन, तो सर चिल्ड्रन भी कवर होते हैं, तो सर यहां पर मैरिड डॉटर भी कवर होती है। तो सिंपल है। तो देखो यहां पर अपन डिडक्शन भी लिख लेते हैं, एक काम करते हैं पूरा पूरा कर ही लेते हैं इसको। ठीक है,
ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, फिर माइनस कर लो डिडक्शन। डिडक्शन में एक तो मिल गई एटीसी की 50,000 ले सकते हैं सर, एक अपन सर एटीटीटी, अरे यार सर एक अपन लेंगे एटी टीटीए की ले लेंगे सर। कौन सी वाली? पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखे हैं सर, कितना ले सकते हैं अपन? 10,000 ले सकते हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ बचा है क्वेश्चन में? नहीं, इस क्वेश्चन में इतना ही था, अपन ने पूरे ट्रीटमेंट कर लिए। और सर इनकम निकालना स्टार्ट करते, प्लस माइनस करना स्टार्ट करते। तो देखो भैया 7,50,000 ये मैं नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकाल रहा हूँ, 115 बीएससी के हिसाब से बचा है सर। ठीक है, प्लस 1 लाख प्लस 10 लाख माइनस डेप्रिसिएशन जो 1 लाख है माइनस हो जाएगा, माइनस 15,000 माइनस 20,000, 20,000 है ना, हाँ, माइनस 32,000। तो ये आ जाएगा आपका 17,53,000। ठीक है, फिर आईयूएस की इनकम कितनी है? आईयूएस की इनकम है 11,500 प्लस 20,000 प्लस 32,000, ये आ रहा है 63,500। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 1753,000 प्लस कर लिया, ऊपर भी तो निकाला था मैं इनकम, ऊपर मैं 4,20,000 निकाला था। और सर अगर आप डिडक्शन ये 10AA की नीचे क्लेम कर रहे होंगे तो 7,50,000 यहाँ पर दिखाएंगे, नीचे डिडक्शन क्लेम करेंगे सर। मैं यहीं पर नेट कर दिया था, प्लस 6,25,000। तो ये आ गया सर 28। या एक काम करते हैं यार, फिर स्टूडेंट ना बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसको नीचे ही शो कर देता हूँ, नहीं तो बाद में स्टूडेंट कंफ्यूज होकर ना गड़बड़ कर देंगे। इसको मैं नीचे ही शो कर देता हूँ, रुको, मैं इसको नीचे ही माइनस कर लूंगा, ज्यादा बेटर है, नहीं तो बाद में स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कैसे हो गया था। ये आप 7,50,000 ही ले लो। ठीक है, नीचे डिडक्शन में आ जाओ, यहां पर ले लो सर 10AA की डिडक्शन 1,25,000, ज्यादा बेटर है सर, नहीं तो आप ग्रॉस टोटल इनकम में गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर 29,86,500, ये हमारा आया सर ग्रॉस टोटल इनकम 29,86,500। ठीक है, अब डिडक्शन ऐड कर लेते, कितनी है सर? 50,000 की डिडक्शन है, प्लस 10,000 की डिडक्शन है, प्लस 1,25,000 की डिडक्शन है, तो ये 1,85,000। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, माइनस 299,86,500, तो ये आ जाएगा सर 28,015,000। ये आ गई सर टोटल इनकम। अब अपन इसमें टैक्स निकाल लेते हैं सर। तो टैक्स तो निकालना बहुत आसान। अच्छा एक मस्त वाली बात बताऊं, जैसे ही मेरे को टोटल इनकम 28 लाख दिख गई ना, मेरे को एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई कि सर इस क्वेश्चन में एएमटी का भी इंप्लीकेशन है, क्योंकि 20 लाख से ऊपर की इनकम है। तो टैक्स निकाल लेते सर, 28,015,000, इसमें से 10 लाख में तो फिक्स है, अरे यार 1500 माइनस 10 लाख में तो फिक्स है टैक्स, बचे में 30%, तो ये हमारा +1,1,1,25,000 प्लस 4% नहीं, अभी नहीं, ये आ गया सर एक बार के लिए, ये आया है 65,2950, ये आया। फिर अपन ने एक एडवांस टैक्स भी पे किया था सर। अच्छा पहले तो 4% और भी रहेगा ना, प्लस 4% भी कर लो सर, टैक्स के बाद 4%, 679,068 माइनस एडवांस टैक्स भी तो है सर, एडवांस टैक्स जो हमने 1 लाख रुपए पे किया है, तो ये आ जाएगा सर 579,068, ये आपका नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स आ गया। ठीक है, सिंपल क्रिस्टल क्लियर। अब अगर मेरे को 115 बीएससी के हिसाब से निकालना है तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं सर। हमने ग्रॉस टोटल इनकम ले लो, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है भाई, कहां गई इसकी ग्रॉस टोटल इनकम, ये रही सर, ये 115 बीएससी के हिसाब से देखो सर 29,86,500, ये ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब इसमें आप एक चीज देखो, हमने जो
ऐसी कौन सी चीज है जो 115 बीएससी के हिसाब से अलाउ नहीं होती है? इंटरेस्ट सैलरी में दिक्कत नहीं था, प्रॉफिट जो एसईजेड का दिख रहा है वो पूरा प्रॉफिट होता है सर, ठीक है, नेट प्रॉफिट हो गया, इसमें बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन वगैरह ठीक है, ये सब ठीक है, ग्रॉस टोटल। सर डिडक्शन नहीं मिलती है, डिडक्शन तो कोई भी नहीं मिलेगी, एटीसी, एटीटी, डबल टी ए या 10 डबल ए, ये कोई भी चीज अपन को नहीं मिलेगी। तो सर ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना 115 बीएससी के हिसाब से यही हमारी क्या हो जाएगी, टोटल इनकम हो जाएगी। आप समझो यही हमारी टोटल इनकम हो जाएगी, क्योंकि डिडक्शंस मिलना ही नहीं है। तो सर अब इस पे टैक्स निकलेगा सर। अच्छा 115 बीएससी में याद है ना सर, हम सीखे 15 लाख पे टैक्स आता है 1,50,000, ठीक है, और उसके बाद बैलेंस में होता है, बैलेंस पे कितना होता है 30। अरे यार मेरी हैंडराइटिंग को क्या हो गया, बैलेंस पे होता है 30%। तो सर 29,86,500 माइनस 15 लाख, क्योंकि 15 लाख में तो फिक्स है, उसके बाद बैलेंस में 30%, ये आ रहा है सर, इसको ऐड ही कर लेता हूँ ना, प्लस 1,50,000, तो टोटल आ रहा है सर 5,95,950 प्लस 4%, 619,788। सर इसमें भी तो एडवांस टैक्स माइनस करेंगे जो पे किए, एडवांस टैक्स 1,00,000 रुपीज, तो 1,00,000 एडवांस टैक्स माइनस किया, 519,788। देखिए कितना सिंपल तरीके से 115 बीएससी से निकल गया। आप पहले नॉर्मल में मेहनत कर लो, 115 बीएससी में ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़ते, थोड़े बहुत से भी हो जाता है सर। आई बात समझ। अभी एएमटी बचा है सर, एएमटी में हम क्या करते हैं सर, सिंपल है, पहले ग्रॉस टोटल इनकम ले लो। आप इसमें एक काम करो, एएमटी के लिए ग्रॉस टोटल इनकम मत लो, टोटल इनकम ले लो, टोटल इनकम ले लो और उसमें 10 डबल ऐड कर लो सर, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा सर। टोटल इनकम 280, क्योंकि बाकी डिडक्शंस तो अलाउड होती है, 280,1500 प्लस 10 डबल ए की जो हमने डिडक्शन लिए सर 1,25,000 की, इसको ऐड कर लेते हैं, 28 अरे 280,1500 प्लस 1,25,000, ये आ गया सर 29,26,500, ये आ गया सर, ये आपका एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, ठीक है। इसका 18.5% प्लस 4% एजुकेशन सेस करते हैं सर, 18.5, अरे ये क्या हो गया, 18.5% प्लस 4%, ये आ रहा है सर 5,6,3,058 के बदले 9 ले लो, राउंड फिगर, माइनस एडवांस टैक्स 1,00,000 जो हमने पे किया, तो ये आ जाएगा सर 4,6,3,059। आया समझ, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। 18.5% एक बार चेक कर लेते हैं, 29,265,000 इंटू 18.5% प्लस 4%, 5,6,3,059 आ रहा है, माइनस 1,00,000 की है, तो 4,6,3,059 आ गया। और कुछ बचा नहीं, और कुछ नहीं बचा। आया समझ सबको, ये बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ सबका, आराम से इजी तरीके से बन जाता है। ये मैंने आपको तीनों मेथड से करके बता दिया, आपका कितना टैक्स आएगा, ये तीनों मेथड से करके बता दिया। क्लियर हुआ सबको, ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हुआ। सर क्वेश्चन बड़ा था, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला 13th वाला देखते हैं, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, आओ भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग का इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या क्वेश्चन है सर, सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सर, आधार नंबर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होमवर्क है सर, ये थ्योरेटिकल आधार नंबर का क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं सर, ये क्वेश्चन होमवर्क है। इसके बाद अब जीएसटी वाला पार्ट है, वो जीएसटी वाला पार्ट मैं आपको कल करवा दूंगा। मैं एक दिन पहले बोला था करवा दूंगा, बट मेरी हालत नहीं थी, मतलब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं इसलिए नहीं करवा पाया। आज मैंने कोशिश किया जैसे तैसे भी आपका इनकम टैक्स वाला पार्ट कंप्लीट करा दूं, ताकि स्टूडेंट को छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी बातें जो है ये पता चले। आपको पता है मेन पूरे क्वेश्चंस कराने का रीजन क्या है सर, इसका मेन पर्पस और रीजन सिर्फ एक ही होता है सर, कि कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ना, तो हम कराते कराते आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं जो आप एग्जाम के लिए ध्यान रखो ना, तो वो आपको बहुत कन्वीनियंट और ईजी कर देता है एग्जाम में। आपको फायदा इस चीज का तब मिलेगा सर जब मैं आरटीपी बनवा रहा हूँ, तब आप भी बनाओ साथ साथ, तो बैठ के एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सर इससे, ठीक है।
अभी फ्रेंड्स को शेयर करना, बहुत सारी चीजें अभी तो सर, अभी सर जीएसटी वाला पूरा पार्ट बचा है, हर वेडनेसडे रिवीजन आ रहा है, अमेंडमेंट लेक्चर्स डल चुके हैं सर, सब चीजें बहुत सारी है इस चैनल में। टैक्स के लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं सर, यहीं बैठो, यहीं सब चीजें हो जाएगी सर। ठीक है, चलो अभी के लिए तो टाटा बाय बाय। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो थैंक यू।